Hello and welcome to Chetan Bharat Learning, and also welcome to weekly Polity Current Affair class. And we are covering the fourth week of September. So in today's session, some pre-point of view current affair and some more relevant to the mains point of view, like judicial performance evaluation and enhancing the efficiency. So recently, Honorable Judge of Supreme Court सूर्यकांत उन्होंने आइटरेट किया है कि जुडिशियल परफॉर्मेंस इवेलुएट करना आज की बेसिक नीड है। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है ये हम कवर करेंगे। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ ये सीधा पूछा जा सकता है बल्कि सेंटर स्टेट रिलेशन फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, और उस पर लगातार क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस बार भी 2025 के मेंस के अंदर फिस्कल फेडरलिज्म पर सीधा सवाल आया, तो फिर राइजिंग स्टेट पब्लिक डेब्ट। तो जितने भी 28 राज्य हैं इनके ऊपर एक रिपोर्ट आई है कि लगातार इनका डेब्ट रेशियो टू जीएसडीपी वो बढ़ता चला जा रहा है। एफआरबीएम एक्ट जो ओवरऑल डेब्ट मैनेजमेंट के लिए हमारी गाइडलाइन है वो मीट नहीं हो पा रही है। देन इट कम्स टू फूड डेप्रिवेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग दी पीडीएस। सो क्रिसिल एजेंसी ने एक थाली इंडेक्स इशू किया है जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग वो 2 वक्त का खाना भी नसीब उनको नहीं हो पा रहा है। देन नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2025 इज मोर रेलेवेंट टू प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस में आप इसको कोट कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों को ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड दिया गया है। देन इलेक्शन कमीशन रिवाइज्ड ईवीएम बैलेट पेपर गाइडलाइन 2025। जो इलेक्शन कंडक्ट रूल्स हैं उसमें जो रूल 49B है उसको अमेंड किया गया है और ईवीएम पर अब आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। बिहार इलेक्शन से पहले इंप्लीमेंट हो जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट कर देंगे। इन द एंड we will be discussing question based on our discussion. Now we come to the very first thing. As I said that ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ऑफ सुप्रीम कोर्ट उन्होंने आइटरेट किया है कि जुडिशियल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना आज की बेसिक नीड है। तो सबसे पहले जरूरी क्यों है? तो देखिए, जुडिशरी इस देश में हाईली रिस्पेक्टेड है, लेकिन साथ ही ये है कि तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख मिलती है, न्याय नहीं मिलता है जैसा। सो प्रॉब्लम ये है कि जुडिशरी ओवरबर्डन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जुडिशरी पावरलेस है, लेकिन ओवरबर्डन होने की वजह से एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रही है और ह्यूज बैकलॉग ऑफ केसेस जो है वो जुडिशरी के ऊपर है। ओवरऑल जुडिशरी की बात करें, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड सेज दैट मोर देन 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू सुप्रीम कोर्ट। और रिसेंट इसी मंथ सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। 88,000 केसेस आर पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अलोन, और ये अब तक का सबसे हाई नंबर ऑफ केसेस है सुप्रीम कोर्ट में। नाउ कमिंग टू इनकंसिस्टेंट प्रोडक्टिविटी है जजेस की। जैसे हम बात कर लें, जब एनजेएसी को लेकर केस किया गया था, स्कारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को चैलेंज किया गया था, तो उसमें आर्ग्यू करते हुए द देन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी साहब ने ये बात ऑन द सरफेस ऑफ कोर्ट उठाई थी कि भाई बहुत सारे जज ऐसे हैं जो अपनी एंटायर लाइफ में 5 या 12 जजमेंट लिखते हैं, वो जजमेंट ही नहीं लिख रहे होते हैं, बस साथी जज के साथ कॉन्कर कर जाएंगे। और फिर अलग अलग जजेस की भी परफॉर्मेंस लेवल अलग है कि वो केसेस का डिस्पोजल रेट उनकी कोर्ट में कितना है। कोई बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, कुछ एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे भारत में लिटरेसी, अवेयरनेस और जुडिशियल या फिर हम कहें लीगल लिटरेसी बढ़ रही है, वैसे वैसे जनता अब ये डिमांड करती है कि भाई हमें जो है वो टाइमली जस्टिस मिलना चाहिए। अब ये सबको पता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो लोगों का ह्यूज प्रेशर है। जैसे लोगों की डिमांड एग्जीक्यूटिव से है, जैसे लोगों की डिमांड अपने लेजिस्लेचर से है, तो ऐसे ही इन अ डेमोक्रेसी लोगों की डिमांड जुडिशरी से भी बढ़ती जा रही है। फर्दर इट कम्स टू नीड एंड बेनिफिट इफ वी गो। तो अगर जुडिशियल परफॉर्मेंस को या जजेस की परफॉर्मेंस को हम इवेलुएट करेंगे तो हमें हासिल क्या होगा? सो एक तो क्लियर ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन पैरामीटर्स हमें चाहिए, ये सबसे क्रिटिकल है। देखिए, जस्टिस डिलीवर इज नॉट अ सेल गेम कि हम किसी सेल्समैन से पूछें कि उसने महीने में कितनी सेल कर दी है। जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट केसेस में जस्टिस सिनेरियो चेंज होता है, हर केस की क्रिटिकलिटी अलग होगी। तो फिर किस तरीके से आप उस परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर पाएंगे? जैसे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के साथ एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जजेस को पॉइंट्स दिए जा रहे हैं कि मान लीजिए आपने कोई 5 साल पुराना केस निपटा दिया तो आपको 2.5 पॉइंट मिलेंगे, 3 साल पुराना निपटा दिया तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, जो उनकी आगे एसीआर में इंक्लूड होता है, उनको करियर प्रोग्रेशन में हेल्प मिलेगा।
लेकिन फिर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है कि जजेस सिर्फ केस के डिस्पोजल पे ध्यान दे रहे हैं, केस में जस्टिस प्रोवाइड करने की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ओपेसिटी खत्म होगी और साथ ही पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड होगा। जैसे हम देखते हैं कि कोई मिनिस्टर कितना परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट में ईयरली, तो फिर इसी तरह से जजेस की परफॉर्मेंस पता होगी। इसी के अलावा वर्कलोड हम बैलेंस कर पाएंगे और इंस्टीट्यूट जुडिशरी इंस्टीट्यूट को भी इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिलेगा। बट व्हाट आर द इश्यूज एंड कंसर्न? As I say that fair, objective and context sensitive evaluation criteria आप ये कैसे डेवलप करेंगे? जैसे मैं अभी पीछे सीजेआई जो एक्स सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने एक डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू दिया है, तो उसमें कह रहे थे कि भाई केस की सुनवाई बहुत क्रिटिकल होती है, आपको एंड मोमेंट तक सुनना होता है। जैसे उसमें एक जिक्र करते हुए कहा कि एक डेथ पेनल्टी का अपील कोर्ट के अंदर आई थी, तो एक्स सीजेआई साहब कहते हैं कि मैंने उनके वकील साहब से पूछ लिया कि आप कितना टाइम लेंगे, तो उनको थोड़ा शायद बुरा लग गया और उन्होंने रिएटरेट किया कि सर, इफ यू हैव पेशेंस देन आई विल प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट दिस इज नॉट अ केस ऑफ डेथ पेनल्टी accusation, rather it is a case of acquittal। और बाद में उस पर्सन को एक्विट किया गया, तो आप सोचे कहां डेथ पेनल्टी है और कहां उस पर्सन को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो हर केस की क्रिटिकलिटी अलग है, आखिरी 15 मिनट तक के आर्ग्यूमेंट क्रिटिकल हो सकते हैं किसी भी केस के लिए, आखिरी सेंटेंस क्रिटिकल हो सकता है। तो फिर जजेस के ऊपर एक हैवी प्रेशर ऑफ वर्क है। तो अब जजेस इन सारे सिनेरियो में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे वो इवेल्युएट करते हैं एविडेंसेस को, गवाहों को, इन सबको मेजर करने का यार्डस्टिक डेवलप करना वो अपने आप में चैलेंजिंग है। इसके अलावा अभी तक हायर जुडिशरी में कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी नहीं देखा। और इसके अलावा हो सकता है एक टॉक्सिक रैंकिंग या फिर प्यूनिटिव कल्चर डेवलप। अगर हर जज का परफॉर्मेंस आप ऑब्जेक्ट मेजरेबल पॉइंट्स में डिफाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है जजेस की फिर रैंकिंग भी होने लग जाए, बेस्ट परफॉर्मर, वर्स्ट परफॉर्मर, और फिर जो खराब परफॉर्म कर रहे होंगे, एक प्यूनिटिव कल्चर डेवलप हो सकता है। जबकि होना ये चाहिए गवर्नेंस के लिहाज से कि अगर कहीं पर जज साहब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर पता किया जाए वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनके कौन से स्किल अपग्रेडेशन की जरूरत है, तो एक प्यूनिटिव कल्चर में तब्दील ना हो जाए। और इसी के अलावा पोटेंशियल एग्जीक्यूटिव ओवररीच हो सकता है कि भाई जजेस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जजेस के ऊपर एलिगेशन लगने शुरू हो जाएंगे। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है दैट परफॉर्मेंस मस्ट रिफ्लेक्ट द केस टाइप एंड कॉम्प्लेक्सिटी। भाई जज की परफॉर्मेंस सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं हो सकती कि उसने एक महीने एक साल के अंदर कितने केसेस निपटा दिए, बल्कि केस का टाइप क्या था और केस कितना कॉम्प्लेक्स था, आपको उसके हिसाब से जजेस की परफॉर्मेंस देखनी होगी। लाइक राइट टू प्राइवेसी, 9 के 9 जज कंकर कर गए थे। सो राइट टू प्राइवेसी अपने आप में बहुत क्रिटिकल केस था। तो उस क्रिटिकल केस में किस तरीके से आप पॉइंट्स एवेलुएट करते हैं और क्या जजमेंट देते हैं, वो लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है, ये डिपेंड करेगा। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है ये कहता है कि भाई टाइमली प्रोनाउंसमेंट होनी चाहिए और जो जजमेंट्स हैं ये टाइमली अपडेट होंगे वेबसाइट्स के ऊपर। ये ऑलरेडी ऑर्डर्स पास किए गए हैं और अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट से बचना है ताकि जुडिशरी की इमेज को बचाया जा सके। फर्दर इट कम्स टू व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। सो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कोई परफॉर्मेंस सिस्टम नहीं चाहते हैं या परफॉर्मेंस सिस्टम के इवैल्यूएशन के यार्डस्टिक नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत एक्यूरेटली ये सिस्टम डेवलप करने होंगे। जैसे जस्टिस बी आर गवई ने भी पीछे कोट किया है दैट जजेस आर हैविंग इमेंस पावर, बट दिस पावर मस्ट बी यूज्ड विद मॉडेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो जज किस तरीके से अपनी पावर यूज कर रहे हैं, इसको मेजर करने के डिफरेंट यार्डस्टिक होने चाहिए। इसी के साथ साथ में जो ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स हैं वो जुडिशरी को और एफिशिएंट, रिस्पॉन्सिव और ट्रस्टेड बनाएंगे। एक और चीज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है केस मैनेजमेंट के लिए। अब केस मैनेजमेंट के लिए अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा, केसेस को कैटलॉग करना, एलोकेट करना, तो फिर उससे जजेस की परफॉर्मेंस में और सुधार लाया जा सकता है। मूविंग टू द कैग रिपोर्ट ऑन स्टेट पब्लिक डेब्ट डिकेडल एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एक डेकेडल एनालिसिस, 10 सालों का एक एनालिसिस दिया है, हाउ द स्टेट्स डेब्ट इज राइजिंग। सो हियर कंबाइंड पब्लिक डेब्ट ऑफ 28 स्टेट, 28 के 28 राज्यों का जो डेब्ट है
वो साल 2013-14 में 17.57 लाख करोड़ था और 2022-23 तक ये बढ़कर 59.60 लाख करोड़ हो चुका है. When we talk about debt as a percentage to gross state domestic product GSDP, so पिछले 10 सालों में 16.66% से लेके 22.96% तक राइज ये कर चुका है. इसके अलावा स्टेट का टोटल डेप्ट जब हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करते हैं, इंडिया की जीडीपी का 22.17% है. Then it comes to another data number. If we go state wise, so हाईएस्ट डेप्ट रेशियो, रेशियो किसकी बात कर रहे हैं, जो भी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्शन स्टेट के अंदर हो रही है, उसके कितने परसेंटेज स्टेट के ऊपर डेप्ट है. सो हाईएस्ट इज विद पंजाब 40.35% जीडीपी या जीएसडीपी का डेप्ट रेशियो है पंजाब के साथ. पंजाब इज द हाईएस्ट, मतलब जीडीपी के मुकाबले सबसे ज्यादा जो डेट उठा रखा है वो पंजाब ने उठा रखा है. और पंजाब में फिस्कल क्राइसिस और उसकी वजह से पंजाब काफी हद तक इनफेमस भी है. Then comes the Nagaland with 37% and then comes the West Bengal. तो एक चीज याद कर लेंगे, 3 स्टेट जिनका जीएसडीपी के अकॉर्डिंग हाईएस्ट डेट रेशियो है, दैट इज पंजाब, नागालैंड एंड वेस्ट बंगाल. Then you come to the lowest and see the disparities between state. सब स्टेट का इतना बुरा हाल नहीं है. Odisha only 8.5% GSDP का. And think about Odisha. And surprisingly Maharashtra and Gujarat. तो भाई सरप्राइजिंग या अनसरप्राइजिंगली दोनों ही हाई इनकम स्टेट्स के अंदर है. और यहाँ पर महाराष्ट्र सिर्फ 14% डेट रेशियो है और गुजरात का 16% डेट रेशियो है. एंड देन कम्स 8 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका जो डेट रेशियो है जीएसडीपी के अकॉर्डिंग वो 30% से अबव है और 6 स्टेट जो 20% से लेस है. तो लिटिल बिट डेटा आपको याद कर लेना. फर्दर इट कम्स टू व्हाई सो हाई डेट. सो डिफरेंट रीजंस हैं. तो एक पहला रीजन हम सबको पता है, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स. सो इट कम्स लाइक मैनी टाइप ऑफ सब्सिडीज, जैसे पावर सब्सिडी यहाँ पे लिखा हुआ. तो मैनी स्टेट्स लाइक पंजाब. अब एक तरफ आप देखिए कि पंजाब कर्जे के हालत में है. पंजाब के ऊपर इस वक्त 3.78 लाख करोड़ का कर्ज है, which is amounting to what we discussed 40% of GSDP ratio and 3.78 लाख करोड़, जो इस साल के फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है 4.17 लाख करोड़ हो सकता है. लेकिन इसके बावजूद डिफरेंट पॉपुलिस्ट मेजर लिए जा रहे हैं, जैसे कि पावर सब्सिडी भी छोड़िए, 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई है, या फिर जैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट में सर्टेन सेक्शन को फ्री ट्रेवल दे दिया गया. इसके अलावा कहीं पर फार्म लोन वेव कर दिए जाते हैं. सो डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं कि हर एक महिला के खाते में 1,000 डाल देंगे एंड ऑल दैट थिंग, ये एक बड़ा कारण है स्टेट में डेट बढ़ने का. तो स्टेट की जीडीपी इतनी है नहीं, वो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हाल है. जब उनके खर्चे ज्यादा होंगे और वो भी अनप्रोडक्टिव लोन के ऊपर, जिससे उनको इनकम नहीं आने वाली है, शायद आगे जाके वोट आ रहे हैं, जब इसके ऊपर खर्च करेंगे तो फिर बोरोइंग से ये सारा डेफिसिट फंड किया जाता है. देन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, हर स्टेट आपस में कंपटीशन लगाए हुए हैं. जैसे बीजेपी चाहे जितना मर्जी विरोध कर ले कि हम जो एमएसपी है इसको हटा देंगे, इसको नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जब स्टेट में इलेक्शन उतरते हैं तो फिर कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा और बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा प्रॉमिस करेगी कि हम इस बार धान की या गेहूं की जो एमएसपी है उसको इतना राइज कर देंगे. फॉर द कोविड-19 इम्पैक्ट है एंड दैट कम्स विद द डेटा. 2019-20 में जो डेट टू जीएसडीपी रेशियो था वो 21% था और 2020-21 में इन द सक्सेसिव ईयर it shoot to 25%. कोविड में प्रोडक्शन हो नहीं पाया, स्टेट्स को लोन लेना पड़ा. इसके अलावा डिपेंडेंस ऑन जीएसटी, हालांकि जीएसटी आने के बाद स्टेट की इनकम बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद स्टेट के पास इंडिपेंडेंट पावर कम रह गई है टैक्सेशन को लेके, और जीएसटी कंपनसेशन वो खत्म कर दिया गया. तो जो जहां पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा उनको जीएसटी से उतनी कमाई नहीं हो पा रही है. इसके अलावा 11 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने बोरोइंग लिए अपने करंट एक्सपेंडिचर के लिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं कर रहे हैं, लाइक सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज, ये सब पे करने के लिए वो डेट ले रहे हैं. तो सोच के देखें स्टेट की हालत, जहां पर अपने एम्प्लॉयज को पे करने के लिए, सैलरी पे करने के लिए भी उनको बोरोइंग करनी पड़ रही है. और हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर स्टेट्स की. देन क्या कंसर्न हो सकते हैं इसकी वजह से, जैसे क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट.
जब भाई हायर बोरोइंग कॉस्ट होंगी तो फिर उसकी वजह से हो सकता है कुछ टैक्सेस हाई करें, ड्यूटीज हाई करें स्टेट, तो फिर हो सकता है जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो उस पर्टिकुलर स्टेट में ना जाए, बल्कि जहां पर बोरिंग कम है वहां पर ज्यादा इन्वेस्ट करें। इसके अलावा जब आप इस तरीके से डेट ले लेके लोगों की जेबों में पैसा डाल रहे हैं या उनको सब्सिडाइज सर्विसेज दे रहे हैं, तो इससे इन्फ्लेशन शूट करेगा। सो मोर मनी विल चेज फ्यूअर थिंग्स। फर्दर, डेट सर्विसिंग बर्डन 25%, 20 से 25% जो रेवेन्यू है स्टेट का, दैट इज डाइवर्टेड इन इंटरेस्ट पेमेंट। भाई ये सब लोन लिया हुआ है ना, तो लोन बिना इंटरेस्ट के तो आता नहीं है। तो जितना भी स्टेट का रेवेन्यू, उसका 20 से 25% सिर्फ ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ईएमआई भर रहे हैं। देन इट कम्स टू सेंटर स्टेट फिस्कल स्ट्रेस। सो कंबाइंड डेट है सेंटर का और स्टेट का, वो मिलाकर हमारी जीडीपी के 80% है। एंड दिस इज वायलेटिव ऑफ एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम का टारगेट है 60% होना चाहिए ओवरऑल डेट, जबकि हम 80% पे पहुंचे हुए हैं। सो जो एफआरबीएम की गाइडलाइन है वो ये है कि 60% अगर होगा तो इसमें 40% शेयर होगा सेंटर का और 20% स्टेट का शेयर रखा गया है। तो स्टेट का तो बहुत कम होना चाहिए डेट। देन कम्स व्हाट कैन बी द वे अहेड। ठीक है, हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई, हमें कॉजेस समझ में आ गए, हमें उसके इम्पैक्ट समझ में आ रहे हैं, तो हम रेमेडी क्या सजेस्ट कर सकते हैं? तो पहला तो हम एक ट्रेडिशनल लाइक एफआरबीएम, जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल है, ये एक्ट है बेसिकली। सो इसके टारगेट को सस्टेनेबल तरीके से डिजाइन किया जाए और इंप्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च किया जाए। देखिए आज का जमाना वो है, हमें ये पता है कि भाई बोरोइंग इज ए नेसेसिटी, लेकिन बोरो करके ग्रीस की तरह कहीं वो हमारा यूरोजोन क्राइसिस ना हो जाए स्टेट्स के अंदर, कि आप बस वेलफेयर के लिए फ्री और सब्सिडाइज सर्विसेज दे रहे हैं। बल्कि अगर आप बोरो कर रहे हैं तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए, ऐसी जगह आप इन्वेस्ट करें जहां से फिर इनकम जनरेट हो सके। फर्दर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, जैसे टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए, सब्सिडी रैशनलाइज होनी चाहिए। सब्सिडी के बारे में कहा जाता है, सब्सिडी इज अ डिलाइट फॉर पॉलिटिशियन बट नाइटमेयर फॉर इकोनॉमिस्ट। तो सब्सिडीज ऐसा नहीं कि खत्म कर दी जाए, बट रैशनलाइज की जाए। और साथ ही टैक्स कलेक्शन, जैसे अब स्टेट के पास, चलिए जीएसटी की बात अलग रखते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स की पावर है। लेकिन ज्यादातर आप स्टेट में देखेंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स रैशनलाइज भी नहीं है और प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। फर्दर सेंटर स्टेट के कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से हम एक ट्रांसपेरेंट डेप्थ मैनेजमेंट सिस्टम ला सकें। सो अल्टीमेटली डेट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट बोरोइंग के साथ जो भी पैसा आता है उसकी प्रॉपर एक्सपेंडिचर, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट, दैट इज नेसेसरी। देन कमिंग टू फूड deprivation and restructuring the PDS system. सो क्रिसिल एजेंसी ने एक थाली इंडेक्स जारी किया है, जिसके तहत ये रिपोर्ट किया है कि अप टू 50% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 20% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, इनके पास दो टाइम के न्यूट्रिशनल बैलेंस्ड मील नहीं है। आई रिपीट, दो कीवर्ड्स याद रखिएगा। एक, दिन के अंदर दो, ऐसा नहीं कि दो जून की रोटी नहीं जुट रही है, बट दो टाइम का न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड मील नहीं है। अब ये स्टार्क कॉन्ट्रडिक्शन है विद द वर्ल्ड बैंक डेटा। तो वर्ल्ड बैंक डेटा ने इंडिया के बारे में रिपोर्ट किया था कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, दैट इज फॉलिंग अबाउट 2.3% इन 2022 एंड 23। अब एक तरफ हम कह रहे हैं कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी, कौन न्यूट्रिशनल मील नहीं हासिल कर पा रहा होगा, जो एक्सट्रीम पुअर, तो ये कह रहे हैं सिर्फ 2.3% है इंडिया में। जबकि क्रिसिल की रिपोर्ट कहती है कि 50% रूरल और 20% अर्बन, अगर वो दो टाइम का न्यूट्रिशनल मील नहीं हासिल कर पा रहे हैं तो एक्सट्रीम पॉवर्टी की कैटेगरी के अंदर। सो इट्स अ स्टार्क कंट्राडिक्शन ओवर देयर। देन कम्स डिस्पाइट पीडीएस, गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन अवेलेबल कराया गया, फिर भी जो डेप्रीवेशन है, फूड डेप्रीवेशन है, दैट इज इन रूरल 40% एंड अर्बन में 10% लेवल पर है। अब थाली इंडेक्स क्या है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो ज्यादातर ये होता है कि जब हम फूड की या पोवर्टी की बात करते हैं तो कैलोरी इनटेक पर हम उसको डिसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैलोरी इनटेक के अलावा ये न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं। जैसे कैलोरी इनटेक में तो ये भी हो सकता है कि आपने सिर्फ चावल दे दिया, सिर्फ गेहूं दे दिया, तो उससे आपको कार्ब्स तो मिल जाएंगे, लेकिन फिर व्हाट अबाउट द प्रोटीन, द फैट्स? सो हियर थाली इंडेक्स ये मेजर करता है एक बैलेंस मील को, जिसके अंदर सिरल्स भी हैं,
जिसके अंदर पल्सेस हैं, द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, देन ऑल्सो वेजिटेबल एंड डेयरी प्रोडक्ट. सो इट इज कंबाइंड ऑफ द कार्ब्स, द प्रोटीन एंड द फैट एज वेल. और न्यूट्रिशन, बाकी सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होंगे उसके अंदर. सो फर्दर इट कम्स दैट पीडीएस की लिमिटेशंस क्या है हमारे यहाँ पर. तो भाई टारगेटेड पीडीएस स्कीम, देन कहीं पे पोषण, कहीं मिड डे मील, तो कहीं गरीब कल्याण योजना. इतनी सारी योजनाओं के बावजूद इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े नंबर में लोग 2 टाइम का न्यूट्रिशन फूड क्यों नहीं हासिल कर पा रहे. सो जैसे सबसे बड़ा लिमिटेशन पीडीएस का है एक्सेसिव फोकस ऑन राइस एंड व्हीट. यार ये हमारी किसानी से लेके पीडीएस तक की समस्या है. तो एक तरफ हम एग्रीकल्चर में बात कर रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप होना चाहिए, तो फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पीडीएस भी होना चाहिए. तो फिर हम राइस और व्हीट पे तो फोकस करते हैं जो कैलोरी इनटेक इंश्योर करता है, बट प्रोटीन और न्यूट्रिएंट इंश्योर नहीं करता है टू द पोर्स. फॉर द पल्सेस, जो कि एक रिच सोर्स है प्रोटीन का, ये बिना सब्सिडी के गरीब आदमी के लिए अनअफोर्डेबल है. तो हमें पता ही है कि दालों के रेट कहाँ होते चले जा रहे हैं. जो पुअरेस्ट 5% है और जो रिचेस्ट 5% है, तो जितना रिचेस्ट 5% पल्सेस कंज्यूम करते हैं, उसका हाफ कंज्यूम करता है द पुअरेस्ट 5%. इसके अलावा टॉप 10% रूरल कंज्यूमर्स गेट अप टू 88% ऑफ पीडीएस, विच इज सब्सिडी अलॉटेड टू द पुअरेस्ट 5%. तो लीकेजेस बहुत ज्यादा. मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जाली राशन कार्ड, जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी नहीं है, उन्होंने भी राशन कार्ड बनवाए हुए हैं और फिर राशन अवेल कर रहे हैं, और पुअरेस्ट तक वो पहुंच नहीं पा रहा है. फर्दर, अर्बन पीडीएस ज्यादा प्रोग्रेसिव है, बट 80% स्टिल गेट सब्सिडाइज डिस्पाइट एक्सीडिंग 2 थाली नॉर्म. मतलब 80% ऐसे लोग हैं जो 2 थाली नॉर्म्स के वे अबव है, वेल अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जाली राशन कार्ड और डिफरेंट डिफरेंट स्कीम के थ्रू उनके पास खाना पहुंच रहा है. और जो एनएफएस है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की कवरेज है, विच इज अराउंड 80 करोड़ पीपल, इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो एडिक्वेट सीरियल्स ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको फ्री राशन या सब्सिडाइज राशन प्रोवाइड किया जा रहा है. फर्दर, न्यूट्रिशन सेंसिटिव पीडीएस की इंप्लीमेंटेशन का चैलेंज है बहुत बड़ा. और इसके अलावा एक्यूरेट टारगेटिंग का प्रॉब्लम है, लाइक रिचर हाउस होल्ड को भी इंक्लूड किया गया है. देन पॉलिटिकल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है कि भाई जो बेटर ऑफ ग्रुप्स हैं, वोट बैंक के चक्कर में उनको भी, उनको जो सप्लाई हो रही है वो कट नहीं की जा रही है. देन पल्सेस के साथ एक बड़ी दिक्कत है. देखिए, गेहूं और चावल को प्रोक्योर करना, स्टोर करना, वो कंपैरेटिवली आसान है पल्सेस के. तो पल्सेस की जब प्रोक्योरमेंट होगी और स्टोरेज होगी, तो फिर यहाँ पर ज्यादा दिक्कतें सामने आती हैं. फर्दर, व्हाट कैन बी द रिकमेंडेशन फॉर पीडीएस रिफॉर्म. सो एक तो रीजन स्पेसिफिक मिनिमम बैलेंस डाइट नॉर्म कवर करना चाहिए, तो हर एक रीजन के हिसाब से. जैसे पंजाब का एक अलग से बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव आया था, मुझे नहीं पता कि वो इम्प्लीमेंट किया गया नहीं किया गया, कि पंजाब के स्कूल में जब मिड डे मील था, तो उसमें पंजाब के लोकली ग्रोन फ्रूट्स को इंक्लूड करने की बात की गई थी. तो रीजन स्पेसिफिक जो चीज अवेलेबल है, उसको एक बैलेंस डाइट के थ्रू, सिरल, पल्सेस, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट, वो सब इंक्लूड करना चाहिए. इसके अलावा लेटेस्ट कंजम्पशन सर्वे जो होते हैं, इनके डेटा को यूज करना चाहिए टारगेटेड सब्सिडीज के लिए, ताकि डिप्राइव्ड लोगों को फुल सपोर्ट मिले और एंटाइटलमेंट जो गलत लोगों के हाथ में जा रही है वो ना जा पाए. इसके अलावा पीडीएस को एक्सपेंड करना चाहिए और फिर पल्सेस को इसके अंदर इंक्लूड कर देना चाहिए. और साथ ही पल्सेस की एमएसपी लिंक प्रोक्योरमेंट इंश्योर करनी चाहिए, और हमें बफर स्टॉक्स क्रिएट करने हैं. फर्दर, स्टेट लेवल पर हमें पायलट रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए, और फिर उसको मॉनिटर करने के बाद धीरे धीरे नेशनल लेवल पर इंप्लीमेंट करना चाहिए. साथ ही जो हमारा पीडीएस सिस्टम है, इसको अलाइन करना चाहिए विद पोषण अभियान, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड मिड डे मील स्कीम, या और कोई भी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम अगर चल रहा तो. और इसके अलावा जो जाली राशन कार्ड और इन सब की प्रॉब्लम आ रही है, फेक राशन कार्ड्स, इन सबको डिजिटाइजेशन के थ्रू क्लीनिंग प्रोसेस के अंदर लेके आना चाहिए. अगर हम वोटर लिस्ट को क्लीन कर रहे हैं, तो फिर पीडीएस सिस्टम में भी क्लीनिंग प्रोसेस होना चाहिए. साथ ही लोगों में भी, जो आम जनता है, उसमें न्यूट्रिशन लिटरेसी बढ़ानी चाहिए. जैसे अभी बहुत सारी जगहों पर खाने के नाम पे वही जो है चावल गेहूं का सिस्टम चल रहा है. तो पेरेंट्स को, सोसाइटी के अंदर सभी लोगों को हम अवेयर करें कि न्यूट्रिशन के डिफरेंट डिफरेंट सोर्स क्या हो सकते हैं. नाउ वी कम टू नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2025 ग्राम पंचायत कैटेगरी. Now this is more in relation to prelims.
बट आप मेंस में डेटा कोड कर सकते हैं। सो पहली बार जो हमारी नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस है, इसमें ग्राम पंचायतों को इंक्लूड किया गया है ताकि ग्रास रूट लेवल पर डिजिटाइजेशन, डिजिटल भारत किस तरीके से चल रहा है, हम उसको मेजर कर सकें। और साथ ही ये 28वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जो समारोह आयोजित किया गया था विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, वहां पर अवार्ड किया गया। फर्दर इट कम्स टू, इट इज जॉइंटली इंस्टीट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तो दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव है। इस अवार्ड में एक ट्रॉफी, साथ ही एक सर्टिफिकेट और फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव भी है। लाइक गोल्ड, जो फर्स्ट आएगा उस ग्राम पंचायत को 10 लाख, और जो सिल्वर सेकंड आएंगे उनको 5 लाख रुपया भी दिया जाएगा। और ये फिर फर्दर यूटिलाइज करेंगी पंचायतें ताकि सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज पंचायतें लोगों को प्रोवाइड कर सके। नाउ कम्स अवार्ड विनिंग स्टेट, ये अवार्ड विनिंग पंचायतें कौन कौन सी हैं। सो गोल्ड मेडल इस बार मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत विच कम्स अंडर धुले डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की पहली फुली पेपरलेस ई ऑफिस है एट ग्राम पंचायत लेवल। ये 1027 ऑनलाइन सिटीजन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, परमिट्स, वेलफेयर स्कीम्स एंड ऑल दैट थिंग। इस गांव के सभी हाउस होल्ड में 100% डिजिटल लिटरेसी इंश्योर किया गया। समझे इस बात को कि अगर पंचायतें डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं और गांव के लोगों को डिजिटल लिटरेसी नहीं है तो कैसे अवेल कर पाएंगे। तो यहाँ तो और ज्यादा हौच पौच प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फिर क्या किया गया, लोगों को भी साथ साथ डिजिटली अवेयर किया गया है। और साथ ही रियल टाइम ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म इनके पास है, बल्क एसएमएस है फॉर सिटीजन एंगेजमेंट। एंड देन कम्स द सिल्वर अवार्ड विच गोज फॉर वेस्ट मचलिसपुर ग्राम पंचायत इन वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट इन त्रिपुरा। तो यहाँ पर भी सिटीजन चार्टर डिवीजन डिजिटल गवर्नेंस है। सिटीजन चार्टर हमारे यहाँ पर गवर्नेंस में स्पेशल अलग से एक टॉपिक है। तो आई बिलीव यू नो अबाउट द सिटीजन चार्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर इंप्लीमेंट कर रही है जहां पर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। एंड देन सर्विस लाइक रजिस्ट्रेशन, एमजी नरेगा जॉब कार्ड्स, ट्रेड लाइसेंस, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, ये सब डिजिटली यहाँ पर गांव के लोगों को अवेल कराया जाता है। फर्दर डिजिटल ट्रैकिंग ऑफ एप्लीकेशन, ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करती है। और साथ ही जूरी अवार्ड्स दिए गए हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पंचायतों को एनकरेज करने के लिए। सो हियर इट कम्स दैट गुजरात में डिजिटल पेमेंट और ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए पंचायतों को जूरी अवार्ड दिया गया है। और इसके अलावा ओडिशा में जहां पर विमेन लेवल गवर्नेंस है और रियल टाइम सर्विस को ट्रैक किया जा रहा है, तो ओडिशा को भी, मतलब आप याद रखेंगे, गुजरात और ओडिशा को जूरी अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। Then comes the last one, Election Commission revised EVM ballot paper guidelines 2025. So जो इलेक्शन कंडक्ट रूल्स हैं 1961 के, सो 49B रूल के तहत ये रिफॉर्म लाए गए। 49B, दिस इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ ईवीएम। जो भी पॉलिंग ऑफिसर है वो ईवीएम को कैसे प्रिपेयर करता है, उससे रिलेटेड रूल है या उससे रिलेटेड पावर है 49B के अंदर। और पिछले 6 महीनों में 28 इनिशिएटिव में से एक इनिशिएटिव ये अब लिया गया है और पहली बार इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा बिहार इलेक्शन के अंदर। सो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन हम कहीं पर कोट कर सकते हैं या प्री में पूछ लिया जाए तो हमें याद रहना चाहिए। सो जैसे पहला चेंज किया गया फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट। सो अब तक ये होता था या तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो या फिर नो फोटो के साथ चलते थे, तो अब प्रिंटेड कलर फोटो दिया जाएगा। मतलब जब ईवीएम आप देखेंगे तो कैंडिडेट का जहां वोट करने जा रहा है वहां पर कैंडिडेट की एक कलर्ड फोटोग्राफ दी जाएगी ताकि पहचान बहुत क्लियर हो सके। सो जो कैंडिडेट का फेस है 3/4 ऑफ फोटो को ऑक्यूपाई करेगा, क्लियर विजिबिलिटी रहेगी। और इसी के साथ जो सीरियल नंबर्स हैं दे विल बी प्रिंटेड इन इंटरनेशनल फॉर्म्स ऑफ इंडियन न्यूमरल्स और फॉन्ट साइज 30 रहेगा और बोल्ड कर दिया जाएगा फॉर बेटर क्लैरिटी। फर्दर कम्स कैंडिडेट नेम्स एंड नोटा। अब यूनिफॉर्म टाइप कर दिया गया। सो मतलब चाहे वो कैंडिडेट का नेम है या नोटा है, सभी का फॉन्ट बराबर रहेगा और लार्ज फॉन्ट साइज में इसको कर दिया गया है ताकि इजीली रीडेबल हो। पेपर क्वालिटी हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं है, पर चलिए नोट्स के अंदर देख लेते हैं। तो 70 जीएसएम का पेपर इसकी प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाएगा। फर्दर लेआउट, सो 15 कैंडिडेट का नाम होगा। जैसे हम जानते हैं कि ईवीएम कैन अकोमोडेट 16 कैंडिडेट्स, लेकिन क्योंकि नोटा भी ऑप्शन है तो 15 कैंडिडेट का नाम होगा और लास्ट में नोटा का ऑप्शन होगा। लेकिन अगर 15 से कम कैंडिडेट हैं तो फिर पहले कैंडिडेट्स का नाम और फिर नोटा की ऑप्शन अवेलेबल रहेगी। फर्दर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सो सर, क्लैरिटी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ
कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन, और खासी वोटर को ईज हो जाएगा। जैसे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनको थोड़ा परेशानी आती है पहचानने के अंदर, वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ अपने इंटेंडेड कैंडिडेट को पहचान सकेंगे। तो इलिटरेट हैं, एल्डरली वोटर्स हैं, उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन रिवाइज्ड ईवीएम बैलेट पेपर गाइडलाइन 2025। तो अभी हमने किया, और देख लेते हैं इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। सो हियर, photograph of candidates will be printed in color, पहले black and white था, अब colored, and candidate's face will occupy 3/4 of the photo space. Yes sir, correct है. Then serial number of the candidate's nota will be printed in the international form of Indian numerals with font size of 30 in bold. Yes sir, correct. Then names of all candidates and nota will have different font size to differentiate easily. No sir, बल्कि इसको सेम कर दिया गया है. And then comes EVM ballot papers will be printed on 70 GSM paper for assembly elections. Pink colored paper of specified RGB value will be used. एक पॉइंट जो मिस कर गया था, याद रखिएगा, जो बैलेट पेपर ईवीएम पे यूज किया जाएगा, ये अब पिंक कलर का यूज किया जाएगा। तो कई बार स्टेट लेवल पे ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन बैलेट पेपर का कलर क्या है, तो पिंक कलर के अंदर ये रहेगा। सो हियर ओनली third C option is incorrect. One option is incorrect. Coming to consider the following statements about the food deprivation and CRISIL Thali index findings and find how many statements are correct. Up to 50% of rural, 20% of urban Indians cannot afford 2 balanced meals, thali, a day. Correct, sir? Then World Bank data shows extreme poverty falling from 16.2% in 11-12 to 2.3% in 2022-23. Correct, sir? Then, even with the PDS support, food deprivation remains at 40% in rural and 10% in urban areas. Correct, sir? Then the Thali index measures only calorie intake, not nutritional balance or diet satisfaction. यही एक मेजर डिफरेंस है थाली इंडेक्स का और बाकी कुछ और इंडेक्सेस का है। पुअर्टी की जो बेसलाइन हम तय करते हैं, ज्यादातर पुअर्टी बेसलाइन वगैरह हम कैलोरी इनटेक पर काम करते हैं, लेकिन ये कैलोरी इनटेक पर नहीं है, बल्कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट के ऊपर बेस्ड है। तब ये पल्सेस की बात कर रहा है। सो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Finally, mains answer writing question. Analyze the key findings of the recent CAG report on the rising public debt in Indian states. What are the main reasons for the increasing debt burden, and what challenges does it pose for the fiscal sustainability? Suggest the measure to ensure sound debt management and fiscal discipline in the states. That will be all for today. Thank you. Thank you so much.